नमस्कार दोस्तों, मैं जगदेव एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाय जगदेव में। साथियों, दिन के टाइम में मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। आज मेरा शेड्यूल काफी बिजी रहा, ठीक है, इसलिए बिजी शेड्यूल के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। फिलहाल मैं ये वीडियो रात के 10:30 बज रहे हैं और इस टाइम में ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत लाइट की इशू हो सकती है, ठीक है। बाकी चीजों को आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। तो आज एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया, ये क्या था, इसके नियम और प्रावधान क्या थे। पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने आपको 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में, उसके नियम और प्रावधानों के संदर्भ में आपके बीच विस्तार से चर्चा किया था। इसलिए सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। बाकी चलिए मैं प्रयास करूंगा कि पूरे कंसेप्ट के साथ, है ना, पूरी जो है पहले की पृष्ठभूमि भी मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। तो आपने 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसका प्रथम प्रयास होता है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कि वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक कंट्रोल स्थापित करने का प्रयास करता है। और आप देखते हैं कि चूंकि यह प्रथम प्रयास था ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक जो है प्रभुत्व स्थापित करने का कंपनी के ऊपर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि इसमें कुछ ना कुछ खामियां रह गई होंगी, कुछ ना कुछ कमियां रह गई होंगी, और उसी कमियों को सुधारने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट लाता है। और इस एक्ट में बड़े सारे नए नए प्रावधान बनाए जाते हैं, और आप देखेंगे कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने प्रभुत्व को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा, ठीक है, अपनी पकड़ को और मजबूत करने का प्रयास करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के ऊपर, ठीक है। बाकी चलिए हम इस एक्ट के प्रावधानों के संदर्भ में बातचीत करते हैं। सो आइए देखते हैं इस एक्ट का प्रथम प्रावधान क्या था। देखिए, कहता है कि कंपनी के शासन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ब्रिटेन में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि 1773 ईस्वी में आपने देखा कि जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिसका नाम पड़ता है बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से, ठीक है, इस पर कंपनी के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है, कंपनी के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य होते थे, ठीक है। इसमें 6 सदस्य हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उस पर नियंत्रण, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ठीक है, जो भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की समीक्षा कर रहा है, ठीक है, वो जो है कहीं ना कहीं इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रति जिम्मेवार होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इस एक्ट के पहले प्रावधानों में पहला प्रावधान कि जो ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन करती है, ठीक है, जिसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और यही जो 6 सदस्य हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से ये इंडिया के अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास कर रही है,
उसके ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करेगी। ठीक है, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया इंग्लैंड के अंदर। और ये जो है, आप एक बार फिर से संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये किसको कमांड करने का प्रयास करेगा? बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को। और बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, आप देख रहे हैं कि बंगाल का जो गवर्नर है, ठीक है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की समीक्षा कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों का वो संचालन कर रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, चलिए दूसरे प्रावधान में हम देखते हैं। आप दूसरे प्रावधान में देख पा रहे होंगे कि सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा, ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा, परंतु वेतन भारतीय राजस्व से। आप देखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं, ठीक है, आप जो 6 मेंबर यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, जो ब्रिटेन में है, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं वो ब्रिटेन में है। और बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, जो इनका प्रतिनिधि है, ठीक है, जो कंपनी के कार्यों की देखरेख कर रहा है, वो कहां है? बंगाल में है, इंडिया के अंदर है। तो यहां से ये आप देख लीजिए कि मतलब शासन को संचालित का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं ब्रिटेन के अंदर से। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा, परंतु वेतन भारतीय राजस्व से। इसके जो सदस्य हैं, इसकी नियुक्ति आपने देखा कि ब्रिटिश क्राउन के माध्यम से इन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाती है, परंतु ध्यान दीजिएगा, इनका जो वेतन है वो ब्रिटिश क्राउन अपने जेब से नहीं देगी। ठीक है, इन सदस्यों का वेतन ब्रिटिश क्राउन अपने यहां से नहीं देगी। ध्यान दीजिएगा, इनका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से अधिकृत होगा। ठीक है, आप देखिए ब्रिटिश क्राउन की चालाकी, चूंकि ये जो ब्रिटिश क्राउन, ये जो 6 सदस्य हैं, ठीक है, जो नियुक्त किए गए हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, कहीं ना कहीं इस पर इसके पेमेंट को, ठीक है ना, इसके सैलरी को पे करने का जवाबदेही ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय राजस्व है वो भारतीय राजस्व से इनका पे करेगी, इनका पेमेंट करेगी। ध्यान दीजिएगा, किनका? जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, उनका। ठीक है, आगे देखते हैं कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा, परंतु ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य। ध्यान दीजिएगा, ये जो गवर्नर जनरल है, जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, इनकी नियुक्ति संचालक मंडल करेगी। ये संचालक मंडल कौन है भाई? ये संचालक मंडल बीच में कहां से आ गया? ध्यान दीजिएगा, ये संचालक मंडल उन लोगों का एक समूह है जो कंपनी के बड़े शेयर धारक हैं। ठीक है, जिन्होंने कंपनी में बड़ा शेयर लगाया है। ये जो संचालक मंडल है उन्हीं शेयर धारकों का एक समूह है जो कंपनी के व्यापार, जो व्यापारिक गतिविधि है उसकी देखरेख कर रहे हैं। ठीक है, तो संचालक मंडल जो है, कंपनी के संचालक मंडल, इनके द्वारा गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी, परंतु इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य होगी। यानी ब्रिटिश क्राउन को भी कहीं ना कहीं नोटिस करना होगा, और ब्रिटिश क्राउन अगर इस बात की स्वीकृति देती है तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति संचालक मंडल कर पाएंगे। नहीं तो अगर यहां से स्वीकृति नहीं मिल पाती है तो ये अपने जो है किसी, अगर ये चाह रहे हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहां की स्वीकृति अनिवार्य है। यहां के स्वीकृति के बगैर ये गवर्नर जनरल नहीं बना सकते। यानी आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो संचालक मंडल को जो शक्तियां अधिकृत की गई गवर्नर जनरल नियुक्त करने का, ठीक है, आप देख रहे हैं कि संचालक मंडल जो है ये कंपनी के शेयर धारक है। ठीक है, और ये चाहेंगे कि अपने मनपसंद, अपने पसंद का व्यक्ति भारत का जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बने। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इसका जो पावर है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में सुरक्षित रखती है। ठीक है, इनके स्वीकृति के बगैर ये गवर्नर जनरल नहीं बन सकते, किसी को नहीं बना सकते। आगे देखिए, गवर्नर जनरल इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना भारतीय राजाओं से
युद्ध या संधि नहीं कर सकती। ये हुई ना बात। देखिए, गवर्नर जनरल इंग्लैंड सरकार की अनुमति के बिना भारतीय राजाओं से युद्ध या संधि नहीं कर सकती। इसके पहले आपने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत में बड़े सारे इन्होंने युद्ध किए, लेकिन किसी से परमिशन लेने की इनको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इन्होंने संधि की, इलाहाबाद की संधि, तो क्या इन्होंने ब्रिटिश क्राउन से अनुमति ली थी? नहीं, इन्होंने ब्रिटिश क्राउन से अनुमति नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, वो बिना इंग्लैंड सरकार की अनुमति से भारत के जो भी राजा हैं, जो भी राजा रजवाड़े हैं, उनके साथ न तो युद्ध कर सकता है और न ही कोई संधि कर सकता है। ठीक है, इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की जो है अनुमति जरूरी होगी। ठीक है, इनके आदेश के बगैर आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। आपको समझ में चीजें आ रही होंगी और आपको लग रहा होगा कि वास्तव में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के माध्यम से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, जो ब्रिटिश क्राउन है, अपने वर्चस्व को और बढ़ाता हुआ, यहां पर ब्रिटिश क्राउन अपने वर्चस्व को और बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आप देख रहे हैं, आप देख पाएंगे लास्ट में आप ये कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से जो है पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लेता है ब्रिटिश क्राउन। किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, आगे देखते जाइए। यहां पर युद्ध या संधि नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, पहली बार कंपनी के भारतीय प्रदेशों को ब्रिटिश राज्य कहा गया। ये क्या हुई भाई? भारत के अंदर राजनीतिक सत्ता का विस्तार किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ठीक है, बंगाल के नवाब को किसने पराजित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने पराजित किया। बक्सर का युद्ध किसने जीता? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी के जो भारतीय प्रदेश हैं, ठीक है, भारत में कंपनी के जो भी क्षेत्र हैं, उसको ब्रिटिश राज्य कहा गया। ठीक है, यानी ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में लेने का प्रयास कर रहा है। ब्रिटिश क्राउन, आप इस बात को समझिए। ठीक है, यानी कितनी बड़ी बात यह हुई, मतलब साम्राज्य विस्तार ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, लेकिन यहां पर जो सारे राज्य हैं वो ब्रिटिश राज्य के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है, आप देखिए आगे देखते हैं कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, कौन से, इसमें ये स्पष्ट तौर पे क्लियर कर दिया गया कि कंपनी के व्यापारिक कार्य कौन से होंगे और राजनीतिक कार्य कौन कौन से होंगे। ठीक है, चूंकि भारत में अभी इसके पहले कंपनी व्यापारिक काम कर रही थी, लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये साम्राज्यवाद की नीति अपना लेती है, साम्राज्य विस्तार की नीति अपना लेती है। ठीक है, और बाद में हस्तक्षेप आप देखते हैं कि 1773 ईस्वी के माध्यम से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हस्तक्षेप करती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के बाद कहते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से कंट्रोल को थोड़ा सा और बढ़ाती है, वर्चस्व को थोड़ा सा और बढ़ाने का प्रयास करती है, और ये जो कंपनी के राजनीतिक कार्य हैं वो अलग कर दिए जाते हैं और व्यापारिक कार्य अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि राजनीतिक कार्य, जो कंपनी के राजनीतिक कार्य हैं, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल द्वारा नियंत्रित होंगे। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है, और यहां पर देखिए कि व्यापारिक कार्य जो है संचालक मंडल द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। यानी जो संचालक मंडल को यह कहा गया, जो कंपनी के शेयरधारक हैं, शेयरधारकों का समूह है संचालक मंडल, ध्यान दीजिएगा। संचालक मंडल को यह कहा गया कि भैया कंपनी के जो भी व्यापार वाणिज्य का काम है उसको आप संभालिए। ठीक है, चूंकि आपने व्यापार के लिए उसमें शेयर लगाया है। ठीक है, तो इसका संचालन, व्यापारिक कार्य का संचालन इनकी देखरेख संचालक मंडल करेंगे, और कंपनी के जो भी राजनीतिक कार्य हैं उसमें बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण होगा। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संपूर्ण राजनीतिक शक्ति अपने अंदर डालने का प्रयास कर रही है। कौन? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और आप देखते हैं, ठीक है, कि 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो भी नियम और प्रावधान बनते हैं, आप देखिएगा आगे के लेक्चर में
कि 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम तक ये जो है इसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, ये सारे नियम और प्रावधानों में। ठीक है, बाकी धीरे धीरे और सारे चार्टर आएंगे और सारे शासन भारत शासन अधिनियम आएंगे। ठीक है, उसके माध्यम से धीरे धीरे कंपनी का जो राजनीतिक शक्ति है, ठीक है, वो धीरे धीरे कमती जाएगी और ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व इस कंपनी के ऊपर बढ़ता जाएगा और बढ़ेगा। आप आगे के वीडियो में आप देखिएगा। ठीक है, और आखिरकार एक समय आता है 1858 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन जो है भारत की संपूर्ण राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले लेती है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया जाता है। ठीक है, पूरी तरह से अंत कर दिया जाता है और भारत की संपूर्ण राजनीतिक सत्ता सीधा किसके कंट्रोल में आ जाती है? ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। ठीक है, तो आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले लेक्चर वीडियो में हम आपके बीच लाएंगे आगे के जो है जो भी चार्टर एक्ट हैं, जो भी भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, 1793 में आते हैं। हर एक 20 साल पर आप देखिएगा कि हर एक 20 साल पर एक अधिनियम आता है और वो विस्तार से हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी चलिए आज के वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। बाकी गुड नाइट।